गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इतिहास का 8वीं कक्षा का जो अध्याय है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, भाग 4 के बारे में हम देखेंगे। इसके पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं, जैसा कि उनमें यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस तरह हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर किस तरह उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, विस्तार कैसा किया, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, टीपू सुल्तान अंग्रेज मराठा युद्ध, सहायक संधि, विलय नीति, सर्वोच्चता का सिद्धांत, इस तरह का हमने 3 वीडियो इसके पहले जो बनाए उसमें हमने जानकारी दी। अब ये हमारा अंतिम जो चौथा वीडियो है, उसमें अंग्रेज़ों की प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल जैसा 1773 से 1785, उनके प्रशासकीय सुधार और कंपनी की फौज के महत्व के बारे में हम देखेंगे। अभी आप देखिए, ये भारत का वर्तमान मानचित्र है। अभी आपको मालूम है ये 2 नए केंद्र शासित बने हैं। इस समय भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये मानचित्र की सहायता से आप ये समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत के कौन-कौन से क्षेत्र पर अलग-अलग समय में कैसा कब्जा किया। अभी आप देखिए, ये 1797 का एक मानचित्र है। शुरुआत में जैसा कि हमने देखा, बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया था और ये मद्रास का क्षेत्र, इसके अलावा ये केरल का कुछ क्षेत्र अंग्रेज़ों के पास में था। आगे जैसा कि यह 1840 का आप मानचित्र देखिए, 1840 होते होते अंग्रेज़ों ने ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ये बनारस, कलकत्ता और कामरूप, और दूसरा ये मद्रास और मुंबई के आसपास महाराष्ट्र का क्षेत्र, क्योंकि 1818 में मराठी सत्ता का अंत हुआ और उसके बाद यह मराठा साम्राज्य भी अंग्रेज़ों के पास चला गया और बाजीराव द्वितीय को उन्होंने निर्वासित कर जो उत्तर प्रदेश में बिठूर में उनको भेजा पेंशन पर। तो इसके बाद ये 1947 की तिथि को थोड़ा आप देखिएगा। 1947 सॉरी 1857, 1857 की स्थिति में आप ये लाहौर, राजपूताना का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का इलाका और बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये पहले से उनके पास था। अब रहा ये मद्रास का आसपास का क्षेत्र, तो ये पूरा जो है अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में लिया था, ये महाराष्ट्र का भी क्षेत्र। तो बाकी जो आपको केसरी कलर का भाग जो दिख रहा है, उसमें रियासतदारों की सत्ता थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज उसके ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर भी वह क्षेत्र अपने कब्जे में लेने वाले थे। वो कैसा लिया उसके बारे में भी हम देखेंगे। अभी अब देखिए, ये लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स का चित्र है। जैसा कि हम वीडियो 3 में देखा, लॉर्ड हेस्टिंग्स वो भी भारत के गवर्नर जनरल थे। थोड़ा सा नाम में उनका समानता है, जैसा लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल 1813 से 23 तक आता है, भारत के गवर्नर जनरल। और इनके समय में अंग्रेज और मराठों का युद्ध हुआ था, उसमें मराठों की हार हुई। उड़ीसा, दिल्ली, आगरा और दक्षिण जो विंध्य के दक्षिण का क्षेत्र अंग्रेज़ों के पास चला गया और बाजीराव द्वितीय को उन्होंने पेंशन पर बेटूर में भेजा। तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की बात है। अभी ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। कल आज जो है इनके बारे में हम देखेंगे। इनका जन्म 6 दिसंबर 1752, मृत्यु 22 अगस्त 1818। अब ये भारत के प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल बने हैं। 1773 से 1785 ये उनका कार्यकाल गवर्नर जनरल का है। जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल का प्रथम गवर्नर 1772 में इनको बनाया गया था। उन्होंने राजस्व वसूली के अधिकार जो 5 साल के लिए दिए जाते थे, नीलामी, वो पद्धत उन्होंने शुरू कर दी और उससे राजस्व वसूल करना शुरू किया। वारन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान न्याय सुधारों के अंतर्गत जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिया। पहले जमींदार लोग न्याय करते थे, अधिकार छीना, और जो मुगलों की शासन प्रणाली थी इस व्यवस्था के अंदर,
उसको उन्होंने बंद किया। 1772 में प्रत्येक जिलों में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना भी उन्होंने की। इनका जो वारेन हेस्टिंग्स का शैक्षिक और सामाजिक सुधार के बारे में जो कार्य हैं, सन 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए मदरसा की स्थापना उन्होंने की। इसके अलावा सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी उनके समय में हुई। तो इस तरह कई महत्वपूर्ण काम जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय हुए। अभी उनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में उनके महत्वपूर्ण काम क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसा कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 ये उनका गवर्नर जनरल का कार्यकाल है। और उन्होंने बहुत सारे जो व्यक्ति हो गए गवर्नर जनरल और वाइसराय, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का आता है। इन्होंने अपनी कंपनी की ताकत बढ़ाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते कंपनी ने केवल भारत बल्कि कंपनी ने केवल बंगाल नहीं बल्कि मद्रास में भी अपनी सत्ता वो हासिल कर चुके थे। मतलब मुंबई, उस समय बम्बई बोलते थे, बंगाल और मद्रास, ये तीनों बड़े प्रेसिडेंसी उनके समय तैयार की गई। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था और वहाँ से पूरा प्रशासन चलता था। उस समय ये तीन प्रेसिडेंसी है, बंगाल, मद्रास, मुंबई, हर एक का एक अलग गवर्नर होता था और उनके ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स इन्होंने नए कई प्रशासकीय सुधार किए। न्यायिक क्षेत्र में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। जैसा कंपनी के द्वारा न्याय व्यवस्था में उन्होंने सुधार की क्या पहल की, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय सन 1772 से एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। अब वो व्यवस्था क्या थी उसके बारे में देखना जरूरी है। इस व्यवस्था के अंदर हर जिले में दो अदालतें होंगी, एक होगा फौजदारी अदालत और दूसरी होगी दीवानी अदालत। अब ये दीवानी अदालत मतलब ज़मीन के संबंध के मसले उसके अंदर होते थे और उनके मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। आज भी आपको मालूम है कलेक्टर जो है कानून सुव्यवस्था और राजस्व का महसूल का मुख्य काम कलेक्टर के पास होता है। और उस समय ये जो शुरुआत की गई थी ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय की गई और फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत की उन्होंने कलेक्ट्रेट की स्थापना यहाँ की। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे क्योंकि यहाँ की रीति रिवाज, रूढ़ी, परंपरा और उसके मुताबिक उनको चलना बहुत ज़रूरी था। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत होती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। अभी आप ये देखिए, ये काजी कौन होता था? न्यायाधीश होता था। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, मतलब कानून के बारे में जानकार व्यक्ति, तो कानून की व्याख्या करते थे और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसला करते थे। महाभियोग जो है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ऊपरी सदन, जैसा हमारे भारत में राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है, तो हमारा ऊपरी सदन राज्यसभा है। तो यहाँ का जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये ऊपरी सदन है, में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था, उसे महाभियोग कहते हैं। हमारे देश में अभी भी महाभियोग चलता है। अभी आप देखिए एक चित्र है, यह वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा आर.जी. पोलार्ड द्वारा निर्मित 1789 के समय एक चित्रकार ने निकाला हुआ ये चित्र है। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया और ये मुकदमा लगभग 7 साल चला। तो आप ये देख सकते हैं महाभियोग किस तरह इनके ऊपर चलाया गया। जब वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर मुकदमा चलाया गया तो उस समय उन्होंने क्या कहा, मैं सबके शत्रु और उनके बारे में जो है क्या बताया गया, तो उसमें आप देख सकते हैं एडमंड बर्क ने
मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। मतलब ये सबके शत्रु है और सबसे ज़्यादा इन्होंने शोषण और लोगों को परेशान किया है। वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया। उसका कुछ हिस्सा आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए ये हिस्सा। मैं उनके यानी वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले सेंध दिया और उन जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बनाया, डेजर्ट बनाया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। इससे यह साबित होता है कि लॉर्ड उन्होंने किस तरह का अन्याय यहाँ के लोगों के, वारेन हेस्टिंग्स ने किस तरह का अन्याय यहाँ के लोगों के ऊपर किया और उसका एक उदाहरण वहाँ के सदस्य ने उनके बारे में महाभियोग चलाते समय यह अपना भाषण दिया। हिंदू और मुस्लिम कानून की समरूपता और उसका संकलन उन्होंने किया। अभी आप जानते हैं कि जब इतने बड़े देश के अंदर या रियासतों पर शासन करना है तो यहाँ के रीति रिवाज, रूढ़ी, परंपरा, कानून, उन व्यवस्थाओं का संकलन, जो हिंदू और मुस्लिम दो बड़े समुदाय यहाँ रहते हैं और उनके अपने अपने अलग अलग कानून व्यवस्था है, तो उनकी व्याख्या करना अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर उनको व्यापार के साथ साथ उनको प्रशासन भी करना था और उसमें किसी प्रकार की प्रशासन में और न्याय व्यवस्था में अड़चन ना आए, और इसलिए उन्होंने ये इनकी समरूपता और संकलन किया। उस समय एक समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का संकलन करने का काम सौंपा। मतलब भारतीय जो कानून है, हिंदू कानून, तो अलग अलग वो अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते थे। इसलिए 1775 में उन्होंने एक व्यवस्था की कि 11 पंडितों को भारतीय कानून का संकलन करने का काम दे दिया। एन बी हलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की। मतलब यदि आपको निचले अदालत में न्याय नहीं मिलता है तो आप ऊपरी अदालत में आप जा सकते हैं, अपीली अदालत, जैसा सदर निजामत अदालत की उन्होंने स्थापना की। जिला कलेक्टर की स्थापना। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा है। आज भी आप लोग देखते हैं कि शांतता और सुव्यवस्था, इसके अलावा राजस्व, महसूल के संबंध में और सभी प्रशासकीय काम ये जिले के बारे में कलेक्टर के हाथ में होते, कलेक्टर करते। अब इनका काम लगान कर इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम उस समय कलेक्टर को करना पड़ता था। कलेक्टर कार्यालय सत्ता का और संरक्षण का प्रमुख केंद्र बन गया और पुराने जितने भी सत्ता के केंद्र थे उनका महत्व घट गया, कम हो गया, किनारे पर वो लोग चले गए, हाशिया पर चले गए। अब ये कंपनी की जो फौज थी, क्योंकि इसके पहले अंग्रेज़ों ने भारत में सीधा लड़ाई या आक्रमण करके किसी प्रदेश को उन्होंने काबिज नहीं किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई हो गई, या इसके अलावा जो कई शासक थे उन्होंने अलग अलग प्रकार की नीतियों का, जैसा सहायक संधि का, विलय नीति का, सर्वोच्च सिद्धांत का उपयोग कर उन्होंने कई सारी रियासतों को किस तरह अपने कब्जे में लिया था, उसके बारे में आपको याद है। लेकिन बदलते परिस्थिति के अनुरूप अब कंपनी को भी बदलना जरूरी था और उनके लिए विस्तार के लिए, भू प्रदेश साम्राज्य के विस्तार के लिए कंपनी को फौज की आवश्यकता थी। भारत में कंपनी ने शासन और सुधार के नए विचार तो आए, इसका मुख्य कारण सैनिक की ताकत थी, क्योंकि सैनिकों के बगैर वह किसी प्रदेश को काबिज नहीं कर सकते थे या उनके डर से किसी प्रकार की संधि को, नीतियों को वह लागू नहीं कर सकते थे। फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित,
मतलब प्रशिक्षित घोड़े पर, और इनको प्रशिक्षित किया जाता था, और घोड़े पर अक्सर उस समय लड़ाई लड़ी जाती थी। और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा और मुगल सेना को विशाल पेशेवर पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मतलब उस समय ज़्यादातर उनको पैदल सैनिकों की आवश्यकता मुगलों के समय नहीं होती थी। ज़्यादातर युद्ध चलते थे, घोड़ों पर सवार होकर चलते थे। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करते थे। अब इनके कोई परमानेंट सैनिक इनके पास नहीं होते थे मुगलों के समय। जो किसान होते थे, वो किसान, जो स्थानीय जमींदार, वो मुगलों को जब चाहे तब सैनिकों की जब आवश्यकता पड़ती थी तो इनको प्रशिक्षित करके उनको मुहैया करते थे, और वह अलग अलग समय लड़ाई लड़ते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण देते थे, जिससे सूरत बदलने लगी, और कंपनी ने इसी तर्ज पर सेना के लिए भर्ती करना शुरू कर दिया। अंग्रेज अपनी सेना की सिपाही, भारतीय शब्द सिपाही या आर्मी कहते थे। अब इसके पहले जो है घोड़े पर लड़ाई होती थी। अब उनको लगा कि पैदल सैनिकों की आवश्यकता है, जैसा कि उनको बर्मा है, या उनको सिंध है, या दूसरे इलाकों पर कब्जा करने के लिए उनको इन पैदल सैनिक और घुड़सवारों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और इन सैनिकों को अब उन्होंने इतने सारे भूप्रदेश पर सैनिकों को, किसी दूसरे युद्ध करने के लिए इतने सारे सैनिकों को इंग्लैंड से नहीं ले आ सकते थे, तो इसलिए उन्होंने यही के जो किसान या ज़मींदारों के जो पास जो किसान होते थे उन्हीं को सेना में उन्होंने भर्ती करना शुरू कर दिया। कंपनी के सेना में युद्ध तकनीक में धीरे धीरे करके सुधार और बदलाव आया। 1820 के दशक में युद्ध तकनीक बदलने लगी और कंपनी को घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम पड़ने लगी। अब ये घुड़सवार सैनिकों को इनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। इनको ज़्यादातर पैदल सैनिक और उसमें भी आधुनिक प्रकार के हथियार चलाने का उनको प्रशिक्षण की उनको ज़रूरत थी। इसकी वजह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लेस होते थे। तो ये मैचलॉक अपनी कंपनी को सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर पैदल सैनिकों की टुकड़ी महत्वपूर्ण हो गई। और यह कंपनी के सेना के सिपाहियों को जैसा बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सैनिक टुकड़ी इनके लिए महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि नए नए इलाके पर जाकर युद्ध करना, बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र, और उसमें भी आधुनिक प्रकार के जो हथियार उनके पास थे। आप ये देख सकते हैं कि ये उस समय के भारतीय सैनिक किस तरह का वेश परिधान करते थे, और ये उनके हथियार आप देख सकते, बंदूकें देख सकते। तो तलवार और तीरंदाजी जो थी वो बदल गई, और उसके स्थान पर अब ये राइफलें आई। अब आगे आप देखिए धर्मशास्त्र। ये धर्मशास्त्र क्या है? संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। वे धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले से लिखे गए थे। जैसा कि सवार, ये घुड़सवार मतलब घुड़सवार सैनिक होता था प्रशिक्षित। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती थी। पैदल सैनिक उसका इस्तेमाल करते थे, और जब ये मस्केट आ गई तो घुड़सवारों की ज़रूरत कम हो गई। मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस के चिंगारी से उसको ये किया जाता था, आग लगकर जो मैचलॉक शुरू होता था। कंपनी के प्रशिक्षित सैनिक, लेकिन भारतीय सैनिकों के प्रति इनका रवैया ठीक नहीं था। अब ये कंपनी ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण तो दिया, लेकिन उनका भारतीय सैनिकों के प्रति रवैया किस प्रकार का था? 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। अब यह 19वीं सदी में सैनिकों की बटालियन काफ़ी ज़्यादा बनने लगी। नए नए भूप्रदेशों को कब्जा करने के लिए मिस्र, बर्मा, ऐसे दूर दूर तक ये सैनिक जाते थे, और इनको प्रशिक्षण दिया जाता था। यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुशासन, डिसिप्लिन इनको सिखाया जाता था। और पहले से
जीवन इन सिपाहियों का ज़्यादा नियंत्रित हो गया। इस कोशिश में कभी कभी समस्या आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज करते थे। जैसा कि 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं की उन्होंने, जैसा कि एल्फिस्टन नाम की बंदूक आई थी और उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी, और इस तरह की जो खबर है सैनिकों को पता लग गई, और जिसके कारण 1857 का विद्रोह किस तरह हुआ आप उसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। तो उसका कारण यही था, ये कंपनी लोग अपनी जातीय धार्मिक भावनाओं को इतना जल्दी ये लोग कैसे बोल सकते थे या छोड़ सकते थे। अभी आप देखिए, एक चित्र है, उसमें कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार, जैसा ये घुड़सवार का चित्र आप देख सकते हैं कि किस तरह वो उस समय सैनिक कपड़े पहनते थे। एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र ये 1780 का है। मराठों और मैसूर के साथ हुई युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी। जैसा मराठों के साथ अंतिम लड़ाई 1818 में उनकी खत्म होती है। 1799 में श्रीरंगपट्टन की लड़ाई में 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान को मारने के बाद जो उनको ये घुड़सवारों का महत्व उनको मालूम हो गया था, और इसलिए उन्होंने कंपनी ने अपने सेना के अंदर घुड़सवार सैनिकों की संख्या को भी बढ़ाया था। हालांकि आगे चलकर पैदल सैनिकों को उन्होंने प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया और ये घुड़सवारों का महत्व कम होता गया। अभी इसका निष्कर्ष यदि हम देखते हैं तो क्या है, पूरा अध्याय जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। अब वह शुरुआती उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। जैसा कि उन्होंने सबसे पहले सूरत में जो वहाँ पर अपना छोटी सी कंपनी मास के लिए जगह वहाँ प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने मसूलीपट्टनम गए, वहाँ भी थोड़ा सा उन्होंने अपना व्यापार का जो है छोटी सी जगह ले ली। उसके बाद आपको मालूम है कि वो कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों को उन्होंने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद सिराजुद्दौला और उनके बीच में किस तरह प्लासी का युद्ध हुआ, मीर जाफर, मीर कासिम, इस तरह का वो क्या षड्यंत्र करके उन्होंने सत्ता उनके हाथ में दे दी, और एक एक स्थान, एक एक जगह, एक एक भूक्षत्र अपने कब्जे में धोखे से उन्होंने ले लिया। 19वीं सदी में भाप तकनीक आने से भारत में समुद्री मार्ग से चलने पहुंचने के लिए उनको 3 हफ्ते लगने लगे। अब भाप का इंजन आ गया। भाप का इंजन आने के कारण तकनीक में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आ गया, जो कि उनको पहले लंदन से निकलने के बाद केप ऑफ गुड होप को पार करके सीधा भारत पहुंचने के लिए उनको 6 से 8 महीने का समय लगता था। अब वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो भारत पहुंचने लगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ भारत में आने लगे, उनके परिवार भारत में आने लगे, और उनका जो है वर्चस्व और उनका भूप्रदेश विस्तार भी भारत के अंदर ज़्यादा बढ़ा, व्यापार भी बढ़ा। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हुआ। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। व्यावहारिक स्तर पर कंपनी ने पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था, और किसी के साथ अलग अलग प्रकार की नीतियां उन्होंने लगाई थी। अभी हम आपको जो भारत में अलग अलग गवर्नर जनरल जो बने और वाइसराय बने, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको बताते हैं, ताकि क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल आपको सिलेबस में नहीं था। तो बंगाल के पहले गवर्नर जो है, जैसा कि हमने देखा, लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स बने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 से 85 उनका कार्यकाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93, और यह सिविल सेवा का जन्मदाता और पुलिस सेवा की जन्मदाता। इन्होंने ये स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी पद्धत 1793 में उन्होंने शुरू की थी। लॉर्ड विलेली 1798 से 1805, इन्होंने सहायक संधि का भारत में
किस तरह लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की। सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने उसको स्वीकार कर लिया, जैसा मराठा है या अन्य बड़े बड़े ताकतवर शक्तिशाली रियासतदारों को उन्होंने ये क्या कहते हैं सहायक संधि के अनुसार उन्होंने अपने साम्राज्य में उसमें शामिल किया। लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813-1823 मराठा साम्राज्य का उन्होंने अंत किया और जो मराठा का पूरा इलाका उन्होंने अपने काबीज कर लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1835 एक उदारवादी थे और 1829 में उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति 1848 से 1856 ये उनका कार्यकाल है। हड़प नीति और विलय नीति का उन्होंने इस्तेमाल कर कई सारे जो भारत के अंदर, हालांकि उन्होंने कोई सुधार भी किए, डाक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, जैसा कि 16 अप्रैल 1853 में ठाणा से मुंबई के बीच में जो चली है, ये उन्हीं के समय में। अब ये 1858 के अधिनियम के तौर पर 1857 का विद्रोह हो चुका था और उसके बाद कंपनी का सत्ता, कंपनी के हाथ से सत्ता चली जाती है और सीधा ब्रिटिश संसद के पास सत्ता आती है। अब उसमें एक 1858 के अधिनियम के द्वारा वाइसराय आता है और उसमें लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62, 1857 में के बाद विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। उसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय है, मुंबई विश्वविद्यालय है और मद्रास विश्वविद्यालय है। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह का कानून भी उन्होंने लाया। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उनके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लॉर्ड लिटन ने लगाए थे। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की स्थापना 1881 में पहली बार उन्होंने भारत की जनगणना की और जो वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था उस पर उन्होंने समाप्त किया। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना उन्हीं के पीरियड में हुई। लॉर्ड कर्जन, ये काफ़ी नाम भारतीय इतिहास में है, 1899 से 1905, ये अलोकप्रिय प्रशासक के रूप में इनका नाम गिना जाता है। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय 1910 से लेकर 1916, भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसको उन्होंने दिल्ली लाया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उनके समय कई घटनाएं भारत के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ घटी, जैसा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना। और 1916 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, D.K. कर्वे, धोंडो केशव कर्वे द्वारा पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में हुई। लॉर्ड इरविन 1926 से 31, दांडी यात्रा और 1929 के लाहौर का अधिवेशन इनके समय की महत्वपूर्ण घटना। लॉर्ड विलिंगटन, यह है 1931 से 36, 1935 का इंडियन काउंसिल एक्ट भारत में शुरू हो गया और उसमें रिजर्व बैंक की स्थापना हो गया और संघ राज्य की मतलब द्विदल संघ राज्य शासन व्यवस्था की उसमें शुरुआत की गई। लॉर्ड वेवेल जो है 1944 से 47, संविधान सभा का गठन इनके समय में हुआ। और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 18 अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत के। श्री राजगोपालचारी 1948 से 50 अंतिम गवर्नर जनरल और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। और 26 जनवरी 1950 के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये आपको ज़्यादा जानकारी देना इसलिए ज़रूरी था और उसमें महत्वपूर्ण वाइसराय और गवर्नरों को, क्योंकि उनके बारे में भी जानकारी हो। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक छोटी सी स्टोरी है, उसको आप देखिए। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। डच, जो हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है, अभी नीदरलैंड देश है। जल्दी ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास प्रथाओं में बेचा जाने लगा। और 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व के दासों की संख्या थी 36,774। 1824 में केप आने वाले एकमात्र यात्री ने वहाँ
होने वाले नीलामी की आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। आप ये चित्र में भी आप देख सकते हैं ये चित्र किस प्रकार है। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादकों की नीलामी होने वाली है, पशु यानी जानवरों की और कृषि उत्पादन की। हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। उनको बैल खरीदना थी इसलिए उन्होंने गाड़ी को रोका। नीलामी के माल में एक श्री दास और उनके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। मतलब जो किसान थे उन्होंने परखा, जैसे जानवरों को बैल कैसा चाहिए, हाँ, गाय कैसी चाहिए, हाँ, तो इसी तरह उन्होंने उनको परखा और उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप की से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलने वाला था और इसके ऊपरी मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये दास प्रथा उस समय अस्तित्व में थी। अभी आप ये देखिए प्रश्न हमने जैसा कि इसके पहले जो 3 वीडियो बनाए उसमें हमने कोई प्रश्न नहीं दिए थे, लेकिन यह पाठ्य पुस्तक के नीचे दिए हुए प्रश्न आप लिख सकते हैं और इसको अपने नोटबुक में लिखिए। तो अभी हमारा ये जो महत्वपूर्ण चैप्टर था, इतिहास का दूसरा चैप्टर काफ़ी बड़ा था। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है का पूरा भाग अभी हमारा ख़त्म होता है। धन्यवाद।